गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी का अध्ययन करेंगे। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली जो उठा के चलते हैं उनको कहार कहा जाता है। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक अर्थात पर्दे से। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कोई घुड़क न बैठे। घुड़क अर्थात कोई डांट न लगाने लगे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से, अर्थात वह यही कहना चाहता था कि मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं। आगे की पंक्तियों में वो कहना चाहता था खोले। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। बढ़ती हुई का मतलब है कि आपकी लंबी उम्र हो। ऐसी उज्जड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चुप उठाई अर्थात पर्दा और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाई उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों तरफ से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर भी वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन का अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आत्मस्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 ही बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अब भी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। चीर और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था।
छोटा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवागमन में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते चुहैल करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश नहीं था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खेलना और नचाना का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यह व्यसन था। व्यसन अर्थात बुरी आदत। इस पर हजारों रुपये फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रदर्शन अर्थात दिखावा। पर उसका आग्रह बेमौका था, यानी कि बिना समय का था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं था।